हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में पेंशन देख लिए थे। आज हम लोग पेंशन का एक सम्स करेंगे, फिर रिट्रेचमेंट कंपनसेशन करेंगे और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम करके पूरा ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स को खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अलाउंस करेंगे, उसके बाद परक्विजिट करेंगे और सैलरी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो पेंशन का सम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन है, मिस्टर अमित हैज रिटायर फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31 मार्च 2023। अमित रिटायर कब कर रहा है? रिटायरमेंट कर रहा है 31 मार्च 2023 को। ठीक है, और 1/4/2023 मतलब ठीक उसके बाद वाला दिन से उसको पेंशन मिल रहा है 3000 का। कितना का? 3000 का पेंशन को मिल रहा है। ठीक है, और 1/8/2023 से 1/8/2023 से तो मैं 1/8/2023 को वो पेंशन को कम्यूट करवा लिया। क्या करवा लिया? कम्यूटेड करवा लिया 80% ऑफ हिज पेंशन। कितना करवाया? 80% ऑफ हिज पेंशन। ठीक है, अब हम लोग को और वो 80% कितना मिला? 80% कम्यूट करवा के 1,20,000 उसको 80% कम्यूट करवा के पेंशन मिला। ठीक है, हम लोगों को टैक्सेबल पेंशन बताना है। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेजुएट रिसीव कर रहा है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट है और ग्रेजुएट रिसीव नहीं कर रहा है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 31 मार्च को एक आदमी रिटायर कर रहा है, 1 अप्रैल से उसको पेंशन मिल रहा है जो कि अनकम्यूटेड पेंशन है 3000 का पर मंथ। 1/8/2023 को वो अपना पेंशन का 80% अनकम्यूटेड करवा लिया जो उसको 1,20,000 रुपये मिला। ठीक है, और 20% जो है वो उसको हर मंथ मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या? हम लोगों को टैक्सेबल पेंशन निकालना है। टैक्सेबल पेंशन निकालना है वो भी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहा है तब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स। हम लोग तीनों एक साथ ही करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो केस ए, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है केस बी, इसमें वो ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है, रिसीव्ड कर रहा है। ठीक है, और केस सी, इसमें ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसको पेंशन मिल कितना रहा था? 3000 करके। ठीक है, तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके टू 1/8/2023 तक कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त को उसको मिलेगा नहीं तो कितना महीना का हुआ? 4 महीना का जो पैसा है अनकम्यूटेड पेंशन है। याद रखना, हम लोग पिछले क्लास में किए थे, अनकम्यूटेड पेंशन चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल है, सबके लिए टैक्सेबल है। तो ये जो पैसा है 3000 इंटू 4, क्योंकि 3000 करके उसको 4 महीना मिल रहा है तो 12,000 रुपया सबके लिए टैक्सेबल हो गया। ठीक है, 12,000 रुपया सबके लिए टैक्सेबल हो गया। अच्छा, फ्रॉम 1/8/2023 टू 31 मार्च 2024, ये क्या है? अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? अनकम्यूटेड पेंशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अनकम्यूटेड पेंशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अनकम्यूटेड पेंशन में 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 तक पूरा हमको पेंशन मिल रहा था 3000 का। तो 3000 इंटू 4 किए 12,000 सबका टैक्सेबल है, बिकॉज अनकम्यूटेड पेंशन किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी इंप्लॉय को टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगला है 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च के, उसके बाद जब 80% कम्यूटेड करवा लिया तो 20% तो अनकम्यूटेड बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3000 का
20% निकालेंगे 8 मंथ के लिए, तो 3000 का 20% कितना होता है 600, 8 महीना का है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 480 आएगा ना, 480 नहीं 4800, 4800, ठीक है। इसका कितना आ गया 4800, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 16800, 16800, 16800, ये सबको टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो ग्रेजुएट रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं देखेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन सबका टैक्सेबल होता है, ठीक है। अब आते हैं कम्यूटेड पेंशन में। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन का कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो वो पेंशन जो कम्यूट करवाया है उसका हम लोग टोटल कम्यूटेड पेंशन निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन निकालेंगे, कितना टोटल कम्यूटेड है वो, अगर उसको 1,20,000 मिल रहा है, 1,20,000 मिल रहा है और वो 80% के बराबर है, तो 100 कितना होगा, ठीक है। 1,20,000 अगर 80% के बराबर है तो 100% कितना होगा, 100% 1.5 लाख रुपया होगा। 120 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले केस ए में देखते हैं। केस ए में कम्यूटेड पेंशन उसको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कम्यूटेड पेंशन में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पूरा ही नील लिख देंगे हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा पूरा नील, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो इसका पूरा टैक्सेबल कितना आ गया 16,800, इसका लिखेंगे हम लोग यहाँ टैक्सेबल पेंशन। तो पहला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है, कम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा ही एग्जेम्प्टेड है, इसीलिए पूरा का पूरा नील लिख दिए, ये वाला टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये केस बी में अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ग्रेचुइटी रिसीव्ड कर रहा है, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड कर रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंशन रिसीव्ड, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कितना कम्यूटेड रिसीव किया है 1,20,000, ठीक है, लेस 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, लेस टोटल पेंशन कितना 1/3, 1/3 कब होगा, जब ग्रेचुइटी रिसीव्ड करेगा, और जब ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करेगा तो हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 1/3, 1,20,000 का 1/3 करेंगे क्या, नहीं करेंगे, कितना का करेंगे 1,50,000 का करेंगे। क्या था, टोटल पेंशन, जो टोटल वैल्यू पेंशन का आएगा उसका 1/3 हम लोग करेंगे, उसको हम लोग वहां से माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 50,000, है ना। 150 का 1/3 कितना आएगा 50,000, तो 1,20,000 में से 50 माइनस हो जाएगा 70,000, यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 70 प्लस 86,800, ये क्या हो जाएगा केस बी, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेचुइट रिसीव्ड कर रहा है तो 86,800 उसका टैक्सेबल पेंशन होगा, ठीक है। अगला सेम चीज, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हो रहा है तो वो ग्रेचुइटी जो पेंशन रिसीव कर रहा है 1,20,000, और क्या करेंगे इस केस में हाफ कर देंगे, क्या करेंगे हाफ ऑफ टोटल पेंशन, हाफ कितना हो जाएगा 75,000, माइनस करेंगे 45,000 और इसको ऐड कर देंगे 61,800, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो 16,800 टैक्सेबल पेंशन होगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और ग्रेचुइटी रिसीव्ड कर रहा है तो 86,800 उसका टैक्सेबल इनकम होगा, और अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 61,800 उसका टैक्सेबल पेंशन होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग रिट्रेचमेंट कंपनसेशन करेंगे, ठीक है। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। इन केस अगर
जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को कैंसिल करता है, हम लोगों का जो काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अगर कैंसिल करता है बाय एम्प्लॉयर, तो उसके बदले हम लोगों को कुछ कंपनसेशन मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। अगर वो अमाउंट हमको मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है विद सम एग्जम्पशन। हम लोगों को किस सेक्शन में वो एग्जम्पशन मिलेगा, वो मिलेगा हम लोगों को सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर हम लोगों को इसका एग्जम्पशन मिलेगा। क्या एग्जम्पशन है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। सबसे पहले जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा वो, दूसरा 5 लाख, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है 5 लाख रुपया, या फिर अमाउंट जो होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो अमाउंट होगा उस तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो हम लोगों को एग्जेम्पशंस के रूप में मिल जाएगा। अच्छा, ये कहां से आएगा, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सम्स में दिया रहेगा, ठीक है, अभी सम्स में दिया रहेगा। हम लोगों को एक्चुअल अमाउंट रिसीव हम लोगों को दिया रहेगा, हम लोगों को 5 लाख रुपया स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो हम लोगों को इस तीनों में जो सबसे छोटा है वो लिख देना और माइनस कर देना, तो हम लोगों का रिट्रेचमेंट टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक सम्स देखते हैं, इसी में है सम्स कुछ इस प्रकार है। श्री विजय सिंह राजपूत बीइंग अ बैंक मैनेजर, एक बंदा है जो कि एक बैंक मैनेजर है, वॉज फायर्ड एंड अलाउड अ कंपनसेशन ऑफ 6 लाख, मतलब उसको काम से निकाल दिया गया और 6 लाख रुपया उसको मिला है। कितना मिला है, 6 लाख रुपया। कंप्यूट इज टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन कंसिडरिंग द फैक्ट द अमाउंट परमिटेड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज 3,50,000, मतलब हम लोगों को एक बंदा है जिसको काम से निकाल दिया गया है, उसको 6 लाख रुपया मिला है, बट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उसको मिलना चाहिए था 3.5 लाख। हम लोगों को बताना है कि टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन फॉर AY 2024-25, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक्चुअल, यहां लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव किया, सबसे पहले 6 लाख रुपया, ये लिख दो। फिर करेंगे लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10B, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट। तीसरा क्या है, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट। तीसरा क्या है, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 6 लाख। दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना था, 5 लाख। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत उसको कितना मिलना चाहिए था, 3.5 लाख। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 3,50,000, बाहर कर देंगे 3,50,000, ठीक है। अब 6 लाख को 3,50,000 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2,50,000। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। समझ में आ गया। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन क्या होता है, अगर हम लोगों का सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कैंसिल करते हैं, उसके बदले जो कंपनसेशन मिलता है उसको रिट्रेचमेंट कंपनसेशन बोलता है। हम लोगों को सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B में हम लोगों को उसका छूट मिलता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग का। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस तीनों में जो सबसे मिनिमम होगा वो हम लोग को एज ए एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो हम लोग सम्स देखे अभी, एक सम्स में एक बंदा है जो बैंक मैनेजर है, उसको फायर कर दिया गया, उसके बदले उसको 6 लाख रुपया मिला, और एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उसको कितना मिलना चाहिए था, 3,50,000, ठीक है।
एक्चुअल हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले 6 लाख जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, उसमें जो एग्जम्पशंस है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो सबसे छोटा था 3,50,000 उसको बाहर कर दिए, 6 लाख से 3,50,000 माइनस किया, 2,50,000 टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन हो गया। ठीक है, तो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन हो गया। चलो हम लोग आगे अगला करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, अच्छा इसमें जाने से पहले एक और चीज, अगर इसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अलावा अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम के अंदर उसको पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है कंपनसेशन अगेंस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हम लोगों को जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अगेंस्ट में कंपनसेशन मिलता है उसको लेके टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले समझते क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो रिटायरमेंट का एक एज होता है, उस एज से पहले अगर हम लोग रिटायर कर जाते हैं, हम लोगों को कुछ पैसा लेके हम लोग उस पोजीशन को खाली कर देते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम माना जाता है वो। ठीक है, उसके बदले जो हम लोगों को पैसा मिलता है वो कंपनसेशन होता है, वो कंपनसेशन टैक्सेबल होता है विद सम एग्जम्पशंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो जो कंपनसेशन है वो कब हम लोगों को वो एग्जम्पशन मिलेगा, कब उसका एग्जम्पशन हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन होता है कंपनसेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर। क्या होता है, हम लोगों को कंपनसेशन किससे मिलना चाहिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, कंपनसेशन इज रिसीव्ड एज पर वीआरएस स्कीम, मतलब हम लोगों को कंपनसेशन जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो पूरा कंपनसेशन का जो वीआरएस का स्कीम जो है, स्कीम के अंदर जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हम लोगों को वो कंपनसेशन मिलना चाहिए और वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से ही मिलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरा होगा तभी जाके इसका हम लोगों को छूट मिलेगा, तभी हम लोगों को छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। याद रखना। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है, स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर एनी कंपनी एंड ऑथोराइज एस्टैब्लिशमेंट अंडर स्टेट Central and Provisional Act, a local authority, cooperative society, a specified university, an Indian Institute of Technology, any state government, the central government, notified institute of management मतलब IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा। ठीक है, और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन। बेसिक सा बात है कि इसमें इंडिविजुअल फॉर्म, एओपी, बीओपी ये सब कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, बीओआई कुछ भी नहीं आता है। मतलब अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल, किसी फॉर्म, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से हम लोगों को वीआरएस मिलता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से हम लोगों को वीआरएस मिलता है देन इट शुड बी टैक्सेबल विथ सम एग्जम्पशंस। वो एग्जम्पशंस क्या है, सबसे पहले तो एग्जम्पशन जो एक्चुअल अमाउंट होगा मेरा एज पर गाइडलाइंस, हम लोगों को जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा, और 5 लाख जो छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम वीआरएस 5 लाख तक का हम लोगों को छूट मिलता है। मैक्सिमम 5 लाख तक का छूट है, उससे ज्यादा लेंगे तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 5 लाख छोड़ के जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, वीआरएस का और एक जो सबसे जरूरी चीज है, ये लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है। मतलब ये क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, याद रखना। इसका जो एग्जम्पशंस है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक ही बार एग्जम्पशंस मिलेगा, वन टाइम ओनली। ठीक है, दूसरा बार इसका एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी लिमिट कम करके भी नहीं मिलेगा। वन टाइम ऑफर है, एक ही बार, पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार वीआरएस का हम लोगों को छूट मिलता है, दूसरे बार से वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, दूसरे बार से पूरा का पूरा वीआरएस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट समझ में आ गया। चलो इसमें एक सम्स करते हैं और आज का वीडियो को खत्म करते हैं। तो सम्स कुछ इस प्रकार है, श्री दीनानाथ जिनका एज 52 साल है, उनको रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायर हुए हैं फ्रॉम हिज करेंट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग 7 ईयर ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड कंपनसेशन अंडर वीआरएस। वीआरएस प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस के अंदर वो रिटायरमेंट, उनको रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का कंपनसेशन मिला है 3,50,000। वीआरएस के अंदर उनको 3,50,000 कंपनसेशन मिला है। ठीक है, ऑन 17/8/2021, 17/8/2021 को वो फिर से नया
अच्छा एंड क्लेम डिडक्शन, उनको 3.5 लाख रुपया का जो है वो 17/8/2021 को मिल गया था और वो डिडक्शन क्लेम कर लिए। ठीक है, फिर अगला बोला है ही ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली एंड लेफ्ट ऑन 18/3/2024, मतलब वो फिर से एक कंपनी में ज्वाइन किया 18/3/2023 को 24 को, फिर से उनको वो वहां से रिटायर कर गए एंड रिसीव्ड कंपनसेशन अंडर वीआरएस, फिर से उनको वीआरएस मिला 6 लाख का। हम लोगों को बताना है कि उनको कितना टैक्स देना है 2021-22 और 23-24 में। पहला बात 2021-22 में उनको छूट मिल चुका था, 2021-22 में उनको छूट मिल चुका था, तो 2023-24 में याद रखना, अभी हम लोग क्या बोले, वंस इन अ लाइफ टाइम है, मतलब उनको 2023-24 में वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 2023-24 में, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम लोग 2021-22 का देखते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वीआरएस, कंपनसेशन अगेंस्ट वीआरएस फॉर AY 2023-22-23 कितना है, 21-22 है ना, तो 22-23, ठीक है। फिर इसका हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना, उसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ था 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। अब हम लेस करेंगे, एग्जम्पशन करेंगे लेस, ठीक है। एग्जम्पशन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, क्या करेंगे, पहला होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है 3,50,000 एंड दूसरा क्या है 5 लाख जो कि स्टैट्यूटरी लिमिट है, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख प्लस 3.5 लाख, ये पूरा का पूरा नील हो जाएगा, टैक्सेबल कंपनसेशन। ठीक है, तो 3.5 लाख 2022-23 में वो ले चुके हैं, इसीलिए 2024-25 का जो असेसमेंट ईयर है उनमें उसमें उनको एक भी रुपया का छूट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 6 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इन 2024-25 फुल कंपनसेशन इज टैक्सेबल। ठीक है, 2024-25 में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक बार वो जो छूट है, जो एग्जम्पशन है वो ले चुके हैं और ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। ठीक है, आई होप वीआरएस समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पेंशन किए, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन किए और वीआरएस किए, और हम लोग का इसी के साथ रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, अलाउंस देखेंगे, उसके बाद परक्यूजिट देखेंगे, फिर हम लोग सैलरी पूरा ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।